जब भूख इंसाफ मांगने लगे और खेतों में उम्मीद नहीं संघर्ष उगने लगे, तब गांधी का रास्ता धुंधला पड़ जाता है। नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं बिहार के प्रसिद्ध लेखक इज़राइल जी द्वारा लिखी गई कहानी फर्क। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। थोड़े दिन पहले ही ईशापुर गांव में खेत मजदूरों और किसानों का संगठन बना था। भूदानी नेता बेनी बाबू ने घर घर घूमकर किसानों से अपील की थी कि तुम लोग अब किसी संगठन या झंडे के नीचे क्यों जाओ। मैंने जमींदार से पूरा गांव भूदान में ले लिया है, इसलिए अब बेदखली का सवाल ही नहीं उठता। जयप्रकाश बाबू जल्दी ही आने वाले हैं और आदर्श सर्वोदयी गांव की नींव पड़ने वाली है। लेकिन गांव के लड़कों ने उनकी बात नहीं मानी थी। जब से खेत मजदूरों और बटाईदारों के एक आध लड़के पढ़ने लगे हैं, तब से वे किसी की बात नहीं मानते। इसीलिए आदर्श सर्वोदयी गांव का उद्घाटन समारोह टलता गया था और उस दिन उनके कलेजे को गहरी चोट लगी थी, जिस दिन भगलू बटाईदार के लड़के विशु ने कह दिया था, बेनी बाबू, आपको कोई दूसरा गांव नहीं मिलता जो आप जमींदार साहब से ले लें। हम गरीबों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? आपको चुनाव लड़ना नहीं है, तब आप क्यों इस झमेले में पड़ रहे हैं? शिवजी बाबू खेत आपको दान देंगे, बोएंगे किसान, और फसलें होने पर शिवजी बाबू के गुंडे बंदूका लेकर आएंगे और फसल काट कर ले जाएंगे। ठीक उसी समय आपका आविर्भाव होगा और फसल के दूसरे छोर पर लाठी, तीर, भाला, गंडासा लिए खड़े किसानों के सामने आप छाती खोलकर पड़ जाएंगे कि पहले मुझको मारो, मैं जिंदा रहते हिंसा नहीं होने दूंगा। आप बौखलाती भीड़ को हिंसा अहिंसा पर चौपाई सुनाएंगे और इस क्षण भंगुर संसार के मायाजाल में न फंसने तथा अहिंसा के द्वारा ही आसुरी शक्तियों को पराजित करने की रामधुन गाएंगे। तब तक जमींदार के गुंडे हवाई फायर करते हुए फसल लेकर चले जाएंगे। फिर आप संतोष की लंबी सांस खींचते हुए शहर चले जाएंगे अपने बड़े नेताओं को बताने कि अहिंसा के ब्रह्मास्त्र से मैंने आज एक दानवी हिंसा पर विजय प्राप्त कर ली है और बहुत बड़े खून खराबे को रोका है। दूसरे दिन फिर आप जमींदार की देहरी पर पहुंचेंगे और सत्संग होगा। नेताओं और अफसरों के इस अहिंसक विजय समारोह में बगल का गांव भी आपको दान में मिल जाएगा। आप वहां भी खून खराबा रोकने के लिए पहुंच जाएंगे। आपकी यह लीला अनंत है बेनी बाबू, और इस अनंत की चक्की में हम गरीब पिस गए हैं। आप हमें क्षमा करिए। हम गरीबों को हमारी ही हिंसा पर छोड़ दीजिए। कम से कम अपनी फसल की रक्षा ही हम कर लेंगे, जिससे साल भर भूखों मरना नहीं पड़ेगा। इस लड़के ने उनकी आत्मा हिला दी थी। बेनी बाबू अगर गलती से भी उस गांव से गुजरते तो लड़के भूदानी जा के नारे लगाकर चिढ़ाने लगते थे। विशु भगलू बटाईदार का लड़का है। भगलू अपना पेट काटकर विशु को पढ़ा रहा है। विशु के साथ इसी गांव के 2 लड़के और हैं जो पढ़ रहे हैं। बेनी बाबू ने थाने भर में कह दिया है कि ईशापुर के कच्ची उम्र के लड़कों में दायित्वहीन उत्साह है। वहां के बड़े बूढ़े उन्हें रोकते नहीं। किसी दिन सब भारतीय आदर्श उस गांव में धराशायी हो जाएंगे, तब हम क्या कर सकते हैं? हमारी जन्म जन्म की साधना पराजित हो जाएगी। यह कर्म भूमि मरण भूमि में बदल जाएगी। यह सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैंने उस गांव में जाना छोड़ दिया है। अब उस गांव में उन तत्वों का आवागमन प्रारंभ हुआ है जो उपद्रवी हैं, हिंसा में विश्वास करते हैं। ईशापुर गांव में अब प्रभात फेरी नहीं होती। शाम को लाल झंडा लेकर जुलूस निकलता है। जो नारियां एक दिन भी प्रभात फेरी में नहीं आईं, रामधुन नहीं गाया, वे जुलूस में जा रही हैं, इनकलाब गा रही हैं। धर्मचर्या के बदले विलास होता है। बजरू अहीर जो भैंस चराता था और समझता था कि 1.5 गज चौड़ी भैंस की पीठ ही पृथ्वी की चौड़ाई है, जिसकी दुनिया सिमट कर भैंस की पीठ पर चली गई थी, वह अब नेता बन गया है और भाषण देता है। उस दिन वह कंधे पर लाठी लिए सड़क पर मिल गया। मैंने कहा, बजरू, ये लाठी लेकर घूमना अच्छी बात नहीं है। वह कहने लगा कि बेनी बाबू, मैं तो बचपन से ही लाठी लेकर घूमता हूं। मैंने उसे समझाया, तब तुम भैंस को मारने के लिए यह लाठी रखते थे, अब आदमी को मारने के लिए इसे लेकर घूम रहे हो। बजरू, बहुत फर्क आ गया है, बहुत। अगर इतनी समझदारी आ गई है कि तुम भैंस की पीठ पर से जमीन पर उतर आए हो, तो कुछ और सोचो। लेकिन वह नहीं माना।
कहने लगा, जितना सोचूंगा लाठी उतनी ही मोटी होती जाएगी बेनी बाबू। अब मैंने भैंसों की संगत छोड़कर आदमियों की संगत पकड़ ली है। बेनी बाबू आगे बढ़ना ही चाहते थे कि सड़क के चौमुहाने से विशु ने उन्हें पुकारा। वे ठहर गए। यद्यपि वे जानते हैं कि यही लड़का खुराफात की जड़ है, लाल झंडा के नेताओं को बुला लाता है और कहता है कि खेत मजदूरों का नेता खेत मजदूर ही होगा, कोई भूदानी या ज्ञानदानी नहीं। इसीलिए उसने बजरू चरवाहे को नेता बना दिया और ग्वालाकुल में हलचल मचा दी। सब चमार, दुसाध, डोम, हलखोर, झोलहा, धुनियाओं, कोयरी, कोहार, अहीर बिलार एक हो गए हैं। कहते हैं बजरू ही हमारा नेता है। इस बजरू की डुगडुगी कोसी की पंकिल घाटियों में बजने लगी है। हालत इतनी नाजुक है कि ऊंची जातियों के कुछ सिर फिरे लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। उस दिन ढोल बज्जा में इन्होंने 5000 नंग ढड़ंगों का प्रदर्शन किया था। नवगछिया में तो 20,000 का अस्त्र प्रदर्शन। बेनी बाबू ने सोचा कि इस लड़के को अहिंसा के लिए राज्य कर लिया जाए तो शायद खौलती हुई भीड़ को रोका जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के बीच का पढ़ा लिखा यह बच्चा उनका सबसे अधिक विश्वास पात्र है। इसलिए बिशु के हाथों एक बार अपमानित होने पर भी उसके पुकारने पर वे रुक गए। बिशु के करीब आने पर मुस्कुराए और कहा, तुम लोग इस बजरू को एमएलए बनाकर ही छोड़ोगे। जिस तरह की जमीन तैयार कर ली है उससे हुआ ही समझो। विशु के बोलने से पहले ही बजरू बिगड़ गया। कहा, पंडित जी, हम लोग इस एमएलएपन पर थूकते हैं। लेकिन विशु ने आगे बढ़कर बात संभाल ली। पंडित जी, जरूरत पड़ी तो वह भी बना लेंगे, मगर हमारा उद्देश्य एमएलए बनना बनाना नहीं है। बेनी बाबू ने बात रोक ली। सोचा, लड़का समझदार हो रहा है। कहां सचमुच इन सत्ता लोभियों और सत्ता भोगियों की कतार में शामिल नहीं होना है। यह सत्ता ही संपूर्ण विग्रह की जन्मदायिनी है। इससे जितना दूर रहो उतना ही भला। देखते नहीं, मैं चुनावों में तटस्थ रहा करता हूं। मैं तो निर्विकारचित से भी हूं। अब बात बिशु के लिए असह्य होती जा रही थी। उसने कहा, पंडित जी, मगर हम इतना निर्विकार नहीं बन पाएंगे। हम यह समझ गए हैं कि इसी सत्ता ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, इसलिए सत्ता भोगियों के हाथ से इस सत्ता को छीन लो। बेनी बाबू सकपका गए। यह तो हिंसा का पथ है और हिंसा के लिए दानवी युद्ध का हुंकार। तुम लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए। आसुरी शक्तियां देवत्व के सामने ही पराजित होती है, अतः कर्म का आचरण देवता तुल्य ही होना चाहिए। स्थिति में द्रवित मैं भी हूं, लेकिन विशु ने संजीदगी से कहा, यही बात जरा जमींदार साहब, बीडीओ साहब और दारोगा जी को समझाइए। बेनी बाबू ने कहा, यही तो वे आसुरी शक्तियां हैं जिनके विरुद्ध हमें आध्यात्मिक स्तर पर संघर्ष करना है। भौतिकता से संघर्ष में हमारे अस्त्र आध्यात्मिक ही होंगे, क्योंकि सत्य हमारे साथ है और सत्य की प्राप्ति का संघर्ष यदि कुरूप हुआ हो तो सत्य भी कुरूप हो जाएगा। इसलिए हमें सावधान होकर ही सत्य के पथ पर लड़ना है। बच्चों, हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी पीड़ादायिनी और दीर्घ होती है। साधना में उतावलापन कैसे? बजरू तब तक बुरी तरह खींच गया था। भूधानी जी, ये सत्य फत अपनी झोली में रखिए। हमको भरोसा अब अपनी लाठी पर है। जाकर उस जमींदार के बच्चे से कह दीजिए, हम उसकी एक नहीं चलने देंगे। हमने 200 बीघे जोत लिए हैं, धान भी काटेंगे। उसको आप अहिंसा पढ़ाइए। वह हमारा धान लूटने आएगा तो कोसी बहेगी खून की। हम किसी को मारने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई मारने आएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इन बातों से बेनी बाबू को पसीना आ गया। सोचने लगे कि हमारी साधना भूमि छूटी जा रही है। अगर यही हाल रहा तो आश्रम वन भूमि होगी। जब मनुष्य से वितृष्णा हो जाती है तो आदमी खूंखार जंतुओं के सहवास में जंगलवास चला जाता है। लेकिन बिशु को सामने खड़ा देखकर उन्होंने वनवास की कल्पना त्याग दी और बजरू भी अपनी लाठी पटकता वहां से चला गया। बेनी बाबू ने समझा कि जो हिंसा वातावरण पर चढ़ाई थी अब उतर गई है। विशु से पूछा, अच्छा, वह झरवहर की क्या बात है? विशु बताने लगा, हमने तो ऐतराज किया, मगर गांव के बूढ़े उछल पड़े। उन्होंने समझा कि बहुत दिनों के बाद गांव में मिठास की हवा बही है। 3 दिनों तक हमारे प्रबल विरोध के बावजूद बूढ़ों ने दावत स्वीकार कर ली। हंडे चढ़ते गए, भोग बनने लगा।
लेकिन यह खबर भी फैल गई कि विशु नहीं खाएगा। भोज के एक दिन पहले रात को जब बजरू काका के दरवाजे से अपने घर जा रहा था तो रास्ते में एक सफेद छाया ने मुझे रोक लिया। अंधेरे में चेहरा तो मैं नहीं पहचान सका, मगर आवाज पहचान ली। उसने मुझे रोककर कहा, विशु, सुना है तुम नहीं खाओगे। यह बहुत बुरा होगा। व्यवहार में होगा यह कि मौके पर आधा गांव नहीं खाएगा। शायद मैं खा भी लेता और मर भी गया होता। लेकिन आप तो जानते हैं, भोज चाहे जमींदार का ही हो, कारिंदे तो हमारे ही लोग होते हैं। ऐन मौके पर यह खबर फैल गई कि मुझे जो शरबत दिया जाएगा उसमें जहर होगा। फिर क्या था? पूरी बात ही रह गई। कोई भी खाने नहीं गया। गांव की औरतें सिर पीटने लगीं। उस दिन हमारी माओं ने हमें आंचल में छिपा लिया था, यह कहकर कि सांप ने डंस लेना चाहा था। क्या सच है? मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि एक विशद दानवीय षड्यंत्र हमारे खिलाफ चल रहा है। यह जहर उसी की एक बूंद थी। लेकिन पंडित जी, आपकी हिंसा अहिंसा की कसौटी पर यह जहर किस ओर जाता है? उसने बिना खून खराबे के मुझे खत्म करना चाहा था। बेनी बाबू ने बिशु को कोई जवाब नहीं दिया। हरिओम, भगवान रक्षा करें। जहां मैंने 20 वर्षों तक तपस्या की, मेरी इस कर्म भूमि की यह दुर्दशा। और वे आकाश की ओर देखते हुए वहां से चले गए। बरसात शुरू हो गई थी। कोसी की बेगवती धारा में इलाका डूबता जा रहा था। धान की फसल भी डूब रही थी। किसानों ने किसान सभा के नेतृत्व में 200 बीघे जमीन पर कब्जा कर खेती शुरू की थी। दिन रात का पहरा खेतों पर लगा हुआ था। बेनी बाबू सांपों के उत्पात से गांव छोड़कर शहर चले गए थे और शहर के आश्रम में ही रह रहे थे। उन्हें गांव से जो खबर मिलती थी वह संघर्षों की ही होती थी। उन्होंने सुना था कि ईशापुर गांव लगभग आधा उजड़ गया है और गांव के आधे से अधिक लोग गिरफ्तार होकर जेलों में हैं। 3 मारे गए हैं, 15 इसी बगल के अस्पताल में पड़े हैं। विशु और बजरू का नाम अखबारों में छपने लगा है। वे 10-10 हजार के जुलूसों का नेतृत्व कर रहे हैं। भिंडा, लखनडीह, पारो आदि गांवों की सभाओं में भी विशु भाषण देने लगा है। जमींदार लोग भी जोगबनी और किशनगंज के इलाके से ट्रक से आदमी ला रहे हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब हम मुंसिफी मुकदमा लड़ने शहर नहीं जाएंगे, सिर्फ फौजदारी लड़ने जाएंगे। बेनी बाबू गठिया रोग से पीड़ित हो गए हैं। दिन रात की बरसात में उनके शरीर की गांठों में सर्दी समा गई है। वे अब चलने फिरने से भी लाचार हो गए हैं। दंत कथाओं के नायकों की तरह कहानी सुनते हैं। विशु कोसी की कीचड़ भरी कगारों पर बरसात में 10-10 कोस तक पैदल चलता है और दूसरी सुबह किसी गांव में जबरिया कब्जा करो अभियान का नेतृत्व करता है। बेनी बाबू के गठिया का दर्द दिन ब दिन तेज होता जा रहा। उन्हें लगता है कि विशु के आंदोलन के घटाव बढ़ाव के साथ उनके गठिए के दर्द का संबंध हो गया है। यह भी लगता है कि वह आंदोलन बढ़ता हुआ इस शहर तक आएगा। आज शाम को ही उन्होंने अखबारों में विशु का वह बयान पढ़ा है जिसमें लखनडीह कांड का वर्णन है कि कैसे जमींदार के गुंडों और पुलिस ने निहत्थे किसानों पर हमले किए। लेकिन बेनी बाबू के लिए सबसे पीड़ादायक खबर वह थी कि जिसमें बताया गया था कि विनोबा नगर में बजरू ने किसानों की सभा की है और सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कर विनोबा नगर का नाम लाल नगर रख दिया गया है और ब्रजेश बाबू की उस भूमि पर भी उन्होंने हल चला दिया है जिसका दान नहीं किया गया था। वह पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब उन्हें याद आता है कि ब्रजेश बाबू उनके असहयोग आंदोलन के सहयोगी थे। युद्ध मोर्चे से आने वाली खबरों की तरह ही चौंका देने वाली खबरें कोसी की हरी वादियों से रोज रोज आ रही हैं। बेनी बाबू एक स्थल पर आकर निराश हो जाते हैं कि वे फिर कोसी की गोद में लौट नहीं पाएंगे। उनके गठिए का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। वहां जाकर वे देखते हैं कि कई परिचित चेहरे घायल अवस्था में पड़े हैं। वे उनसे कहते हैं कि मैं चल फिर सकता तो तुम लोगों की सेवा करता, पर लाचार हूं। मेरे हटते ही कोसी का पवित्र जल लाल हो गया है, वहां खून की धारा बह रही है। हे राम, यह सब क्या हो रहा है? रात गहराती है। बेनी बाबू दर्द से कराहते हैं। उनके बगल का किसान भी दर्द से कराहता है। बेनी बाबू उससे कहते हैं, गठिया में बड़ा दर्द है भाई, लगता है मैं अब फिर उठकर खड़ा नहीं हो पाऊंगा।
बेनी बाबू के बगल का किसान बीच बीच में कराह उठता है। वे उसे सांत्वना देते हैं। किसान कहता है, पंडित जी, इन दोनों दो में बहुत फर्क है। मुझे मालूम है आपको कोई चोट नहीं लगी है। बेनी बाबू अपना दर्द भूलकर उदास हो जाते हैं। सोचते हैं, विशु होता तो कहता, एक दर्द हिंसक है और दूसरा अहिंसक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।